नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं, विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं। कवि भूषण की एक कविता की ये दो पंक्तियां। आप में से बहुत से लोग इसका जो है अर्थ जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि ये किस तरह से परिस्थिति बदलने पर राजा रंक हो जाए तो क्या होता है, उसका चित्रण है कि जो दिन में 3 बार खाती थी वो 3 बेर खाकर गुजारा कर रही हैं। बेर जो फल होता है बेर का, वो विजन डुलाती ते विजन डुलाती है, मतलब जिनको पंखा झला जाता था अब वो अकेले जो है बियाबान में घूम रही है। तो राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है। राजनीति में आप कब अर्श से फर्श पर पहुंच जाएं ये पता नहीं होता, लेकिन वो होता आपके कर्मों के कारण ही है, क्योंकि कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही एक नेता की आज बात कर रहे हैं जो इस देश के एक प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बात इतनी नहीं है, कई नेता मिल जाएंगे जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वो प्रधानमंत्री बनवाते थे, वो सरकार बनवाते थे, वो सरकार चलवाते थे, वो सरकार गिरवाते थे। उनकी इच्छा हो, उनकी मदद हो, वो साथ हों तो सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये हैसियत थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारा चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार एनटी रामाराव के दामाद, उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत परेशानी में है। उनकी पार्टी की हालत जो है बहुत ख़राब हो गई। अभी 2019 के चुनाव में उनको करारी शिकस्त दी है जगन मोहन रेड्डी ने। प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों में से 151 सीटें जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने जीती है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 27 सीटों से संतोष करना पड़ा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, जो 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो। और बात इतनी नहीं है, बात यह है कि उनकी पार्टी से लोग या तो छोड़कर जा रहे हैं या जो हैं वो निष्क्रिय हो गए। अब चंद्रबाबू नायडू चारों तरफ दौड़ रहे हैं। कभी अदालत में गुहार लगाते हैं, कभी राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते आए थे और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर गए। वो एनडीए में वापस लौटना चाहते हैं। क्यों गए थे एनडीए छोड़कर, क्यों वापस लौटना चाहते हैं, इसकी बात बताता हूँ। ज़रा अतीत पर नज़र डाल लें। चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था कांग्रेस पार्टी से। जब 1982 में एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई तब भी वो कांग्रेस में थे। उसके बाद वो जो है 2 साल बाद करीब जो है आए हैं तेलुगु देशम पार्टी में। उनके ससुर जी ने उनको कुछ काम दे दिया तो 1985 में उन्होंने विद्रोह कर दिया अपने ससुर जी के खिलाफ और पार्टी पर कब्जा कर लिया। एनटी रामाराव उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। वो अपनी नई पत्नी लक्ष्मी पार्वती को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते थे और चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उनको लगता था कि आगे उनका जो है राजनीतिक जीवन फिर रुक जाएगा। 1995 में उन्होंने अपने ससुर एनटी रामाराव से बगावत की और पार्टी पर कब्जा कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। और 1995 से 2004 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 1999 में दोबारा जीते। नेशनल फ्रंट की सरकार, मतलब जो जिसके प्रधानमंत्री बने एचडी देवगौड़ा, उसको बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका हरिकिशन सिंह सुरजीत और चंद्रबाबू नायडू की थी, खासतौर से चंद्रबाबू नायडू की। आंध्र भवन उस समय जो है वो राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र था और एचडी देवगौड़ा और फिर जब उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने तो आंध्र भवन में चंद्रबाबू नायडू के कमरे के बाहर ये लोग वेट करते थे। ये हैसियत थी चंद्रबाबू नायडू की। वो जिस तरफ चाहें उस तरफ सरकार बनती थी और उसका एक कारण ये था बड़ा कि उनकी कोई नेशनल एम्बिशन नहीं थी। उनको प्रस्ताव दिया गया जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मना कर दिया। इंद्र कुमार गुजराल
जब बने तब भी वो बन सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कि ये जो कोलिशन है इसमें बहुत लंबे समय तक सरकार टिकने वाली नहीं। तो वो उन्होंने किंग बनने की बजाय किंग मेकर बनना पसंद किया और जो चाहा वो सरकार से करवाया। उस समय आंध्र प्रदेश भवन में मंत्रियों, मतलब केवल राज्य के मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लगी रहती थी। तो पावर सेंटर असली प्रधानमंत्री कोई रहा हो, देवगौड़ा रहे हों चाहे इंद्र कुमार गुजराल रहे हों, पावर सेंटर दरअसल वो चंद्रबाबू नायडू जब भी दिल्ली आते थे तो आंध्र भवन बन जाता था। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब उन्होंने समर्थन नहीं दिया, लेकिन 1999 में वो एनडीए में आ गए और उन्होंने जो है स्पीकर, अपना जो स्पीकर बाल योगी स्पीकर बने थे वो टीडीपी के कोटे से बने थे, अपना स्पीकर बनवाया। और 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार चली गई, बीजेपी चुनाव हार गई, तो उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। तब उनको याद आया कि 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था और बीजेपी तो बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। तो उस समय 2002 में कुछ नहीं बोले, 2003 में कुछ नहीं बोले, 2004 के चुनाव के समय भी नहीं बोले। 2004 में हारने के बाद उनको बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी नजर आने लगी और वहीं से चंद्रबाबू नायडू के दुर्दिन शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी से अलग हुए इसलिए शुरू हो गए, लेकिन वहीं से उनके राजनीतिक पराभव की शुरुआत हुई, क्योंकि लंबी पदयात्रा करके, लगभग 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके, गांव-गांव घूमकर राजशेखर रेड्डी 2004 में कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने। बड़ी जीत हासिल हुई उनको और 5 साल में, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, पहले ही 5 साल में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। उनके आर्थिक स्रोत जितने थे सब बंद कर दिए। उसके बाद उन पर जो है राजनीतिक रूप से भी उनका जो जनाधार था, खास तौर से चंद्रबाबू नायडू का जनाधार जो एनटी रामा राव ने गरीब वर्ग में बनाया था, वंचित वर्ग में बनाया था, वो भी राजशेखर रेड्डी ले गए। तो 2004 से 2014 चंद्रबाबू नायडू राजनीति के बियाबान में रहे, संघर्ष करते रहे, दिल्ली आते थे वही चंद्रबाबू नायडू जिनके दिल्ली आने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और तमाम नेता जो है उनके मिलने वालों का तांता लगता था। दिल्ली आते थे 2004 से 2014 के बीच में, कोई पूछता नहीं था। बड़ी मुश्किल से बुला बुला के लोगों को, कुछ लोगों को मिलते थे। ये स्थिति हो गई थी। 2014 में जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी से बन गए हैं और उनके प्रति लोगों में जो आकर्षण है, तो उनको लगा कि अब समय आ गया है फिर से बीजेपी के साथ जाने का। तो उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की घोषणा कर दी। पहले एनडीए से बाहर की पार्टी के नेता थे जिन्होंने मोदी को समर्थन की घोषणा की। सेकुलर कैंप में इसके लिए उनकी बड़ी आलोचना हुई, लेकिन उनको हवा का रुख समझ में आ रहा था। अब यही है कि हवा का रुख अगर नेता समझ लेता है सही तो दिन अच्छे आ जाते हैं, समझने में गलती हो जाए तो दिन बुरे आ जाते हैं। ये चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रिसेंट बात कर रहा हूँ। 2014 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बन गए। उसका एक कारण ये भी था कि राजशेखर रेड्डी की मौत हो चुकी थी। जगन रेड्डी को कांग्रेस पार्टी उनकी विरासत सौंपने को तैयार नहीं थी। जगन रेड्डी ने बगावत कर दी, अलग पार्टी बना ली अपनी, लेकिन जगन रेड्डी को कामयाबी 2014 में नहीं मिली। तो 2014 में मुख्यमंत्री बन गए। तो फिर अटल जी के समय भी और उससे पहले देवगौड़ा और गुजराल के समय भी तो अपने राज्य के लिए जो चाहते थे, अटल जी के समय अपने राज्य में मुफ्त राशन की योजना, दूसरी योजनाएं चलाने के लिए जितना कुछ चाहिए होता था सब केंद्र से लेकर जाते थे, सब मिलता था। केवल एक धमकी देनी होती थी और तुरंत सरकार उनकी बात मान जाती थी, क्योंकि उनके समर्थन पर सरकार टिकी थी। चंद्रबाबू नायडू भूल गए कि भाई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नई बीजेपी थी।
उनको लगा कि ये वाजपेयी वाला ज़माना है, धमकी देंगे और काम हो जाएगा। तो उनको झटके लगने शुरू हुए, धमकियां देते रहे, काम हुआ नहीं। आखिर में जब राज्य का बंटवारा हो गया, 14 में ही हो गया था, राज्य के बंटवारे के समय ये प्रॉमिस किया था, बीजेपी ने भी प्रॉमिस किया था कि आंध्र प्रदेश को चूँकि संसाधन उसके कम हो गए हैं तो स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है सरकार ने तय किया, केंद्र सरकार ने, कि किसी भी राज्य को ये जो विशेष राज्य का दर्जा है, ये परंपरा ही ख़त्म कर दी, तय कर दिया कि केवल जो पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं, उन्हीं को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और किसी राज्य को नहीं मिलेगा। ये बात बीजेपी समझाती रही, चंद्रबाबू नायडू समझने को तैयार नहीं थे। उधर जगन रेड्डी लगातार जो है वो उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और इस मुद्दे पर वो लगातार घेर रहे थे। जगन रेड्डी ने कहा कि ये मिले हुए हैं बीजेपी से, इसलिए जो है जानबूझकर नहीं होने दे रहे, और उन्होंने अपने सारे सांसदों से 2018 में इस्तीफा दिलवा दिया जगन। अब दबाव और बढ़ गया तो ये दबाव इधर बीजेपी पर डालने लगे। आखिर में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा उन्होंने कि विशेष पैकेज के लिए कि डिफेंस बजट से पैसा कुछ काट के दे दिया जाए उनको। तो अरुण जेटली ने कहा कि ये मांग कैसे पूरी हो सकती है, वो चाहते हैं कि डिफेंस बजट से पैसा दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने उसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि मैं सब पैसा थोड़े मांग रहा था। तो स्थिति यहाँ तक आ गई। अंत में चंद्रबाबू नायडू को लगा कि चुनाव जो है, अगर बीजेपी के साथ चुनाव में गए 2019 में तो जीत नहीं पाएंगे। बीजेपी उस समय संकट में थी, कुछ जो है बाई इलेक्शन हार गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये बाई इलेक्शन हार गई बीजेपी, इसका मतलब हवा बीजेपी के खिलाफ हो गई। वो मिले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, उनसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि अगर आपको पॉलिटिकली ये सूट करता है कि चुनाव में हमारे साथ न रहें तो हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 2 बातों का ख्याल रखिएगा कि पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर कोई बड़ा हमला मत कीजिएगा और प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप मत लगाइएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू उस समय दूसरे मूड में थे। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि अगर आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसके बाद उन्होंने जो है लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए और वो फिर से जो उनको लगा कि अब मैं फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ गया हूँ, तो अपोजिशन यूनिटी की बात, उनकी बैठकों की बात ये करने लगे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब आंध्र प्रदेश में पोलिंग हो गई, शुरुआती फेज़ में थी, तो दिल्ली आकर बैठ गए कि कैसे सरकार बनेगी, कौन सी पार्टियां होंगी और किन पार्टियों को जोड़ा जा सकता है। तो लोग उस समय मजाक हो रहा था, ये कहा जा रहा था कि हल्दी और चंदन लेकर बैठे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू तिलक करने के लिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो, प्रधानमंत्री बनवाएं और उसको तिलक लगाएं। और जब रिज़ल्ट आया तो मैंने अभी बताया कि अर्श से फर्श पर आ गए। वो चंद्रबाबू नायडू जो गिरे तो अभी तक उठ नहीं पाए। तो अब उनकी हालत ये है कि पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जा रहे हैं, और जो लोग हैं वो उतने सक्रिय नहीं हैं। बार बार उनसे कहा जा रहा है कि जो है आप सक्रिय होइए, लोगों के बीच में जाइए, लेकिन कोई जा नहीं रहा है। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का रहा। जगन रेड्डी जो आम जनता के बीच में गए, उनको कामयाबी हासिल हुई। चंद्रबाबू नायडू की समस्या अब ये हो गई है कि जगन रेड्डी और ज़्यादा आक्रामक हो गए, तो टीडीपी के पार्टी के दफ्तरों पर हमला होना शुरू हो गया है। तो उसको लेकर शिकायत लेकर जो है राष्ट्रपति से मिले कि ऐसे डेमोक्रेसी में कैसे चलेगा। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले कि मैं एनडीए में लौटना चाहता हूँ। तो बीजेपी के कुछ लोगों ने उनको याद दिलाया कि फरवरी 2019 में आंध्र प्रदेश में एक चुनावी सभा में अमित शाह ने भविष्यवाणी की, मतलब कहा था उन्होंने, वो भविष्यवाणी समझ लीजिए जो सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू कोशिश करेंगे एनडीए में वापस लौटने की, लेकिन एनडीए के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब ये चंद्रबाबू नायडू भूल गए होंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों को याद है। बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर बीजेपी को कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। चंद्रबाबू नायडू से अलायंस
ही एक बड़ा कारण है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी आज भी एक तरह से हाशिए की पार्टी है, आगे बढ़ नहीं पाई। जब वो बढ़ रही थी उसी समय 1995 में जो अलायंस हुआ उसकी वजह से जो है पार्टी लगातार घटती गई, क्योंकि वहाँ बीजेपी के नेताओं की कोई सुनवाई थी नहीं। चंद्रबाबू नायडू सीधे दिल्ली से डील करते थे। तो इसलिए अब बीजेपी को लग रहा है, खास तौर से पवन कल्याण की जो पार्टी है जनसेना पार्टी, उससे अलायंस है बीजेपी का। बीजेपी को लग रहा है कि उसका विस्तार होने की अब गुंजाइश है, संभावना है। टीडीपी की जगह लेने का प्रयास कर सकती है बीजेपी। चंद्रबाबू की दो और मुश्किलें। एक मुश्किल ये है कि उनकी उम्र बढ़ रही है। जब अगला चुनाव होगा 2024 में तो वो लगभग 73 वर्ष के होंगे, 73-74 वर्ष के होंगे। उम्र का फैक्टर उनके खिलाफ जा रहा है। दूसरा, उनके बेटे नारा लोकेश जो है उनको वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में, लेकिन अभी तक वो स्थापित हो नहीं पाए हैं। नारा लोकेश को न पार्टी का कैडर उस तरह से स्वीकार कर पाया है और न ही जो है तेलुगु देशम पार्टी के समर्थक और आम मतदाता। यही वजह है कि 2019 में वो पहली बार चुनाव लड़े और हार गए। तो बेटे का स्थापित न हो पाना, अपनी उम्र का बढ़ते जाना, एनडीए से बाहर हो जाना, यूपीए में जाने न जाने का कोई फ़ायदा न होना, ये सब फैक्टर मिलकर उनकी स्थिति को और ख़राब बना रहे हैं। तो इस समय इसीलिए कहते हैं कि राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है, किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करती, कोई फ़र्क। एक समय था कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और तमाम इंटरनेशनल ऐसे जो है संस्थाएं उनको पुरस्कार दे रही थीं, उनकी प्रशंसा हो रही थी। हैदराबाद को आईटी हब बनाने का उनको जो श्रेय मिला उसकी प्रशंसा होती थी। उस सब चक्कर में चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में ऐसी बात बैठ गई कि अब उनको कोई हरा नहीं सकता। तो नीचे उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया और उसका नतीजा आज यहाँ है। तो राजनीति में जब तक आप जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, लोगों की समस्या सुनने के लिए, सुलझाने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक आपके लिए आगे का रास्ता हमेशा कठिनाई भरा होगा, कांटों भरा होगा। चंद्रबाबू नायडू को ये झटका जो लगा है, दूसरी बार लगा है, तब भी उनकी समझ में 2018 में आया नहीं। 2004 में जो उनके साथ हुआ था, 10 साल जो स्थिति रही, वो 2014 में जीतते ही फिर सब भूल गए। अब फिर से याद आ रहा है। तो अब तो समय निकल चुका है। मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। लेकिन भाई राजनीति है, राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता है। कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब दुश्मन दोस्त बन जाए, ये पता नहीं होता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी का तो भविष्य अभी जो है अंधकारमय ही लग रहा है। पर देखिए, कौन जानता है क्या हो राजनीति में, कब करवट बदले राजनीति और किसकी किस्मत चमक जाए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।